हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये हमारी जो होल स्टैटिक जीके जीएस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। या पूरी सीरीज को चेकआउट करिए, उसके कंटेंट काफी कॉम्पैक्ट और प्राइम है। और ये कितना कॉम्पैक्ट और प्राइम है, आप किस तरह से आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, इसके लिए मैंने 3 या 4 मिनट का एक 3.5 4 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। आप उसे जरूर देखिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि कितना प्राइम है और कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है और कहाँ से मैं ये ला रहा हूँ चीजें सारी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है भानु प्रजापति, मेरे चैनल का नाम है भानु प्रताप एक साथ, और ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम से जो मैंने क्वालिफाई किए इनमें वन को। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें पहला अमेंडमेंट जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लिखे हैं। आपको सीधे अपने कॉपी पे ऐसे ही उतारना है और फिर याद करना है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट है जो कि 1951 में 1951 में हुआ था, जिसके तहत स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन अमेंडमेंट फर्स्ट, पहले संविधान संशोधन में ये किया गया था। फिर 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, जिसमें स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें 14 स्टेट और 6 यूटीज बन गई थी। पहले यह था ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास के स्टेट्स होते थे, जिनको हटा करके इसी को अबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया और फिर स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे 14 स्टेट, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। और हाई कोर्ट, एक और प्रोविजन हुआ कि हाई कोर्ट क्या हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट को मॉनिटर कर सकता है, कैन मॉनिटर मल्टीपल स्टेट्स। ये चीज हुई थी। फिर है इंपॉर्टेंट जो भी याद रखना है आपको, अमेंडमेंट नंबर 10वां संविधान संशोधन याद रखना है, जो कि 1961 में हुआ था, जिसमें दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर दिया गया था, यूटी के तहत। ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर दिया, शामिल कर दिया गया था। फिर 12वां अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, जिसमें गोवा और दमन दीव को यूटी के तहत यूटी का स्टेटस दे दिया गया था और भारत में शामिल कर दिया गया था। फिर अमेंडमेंट नंबर 13 है 1962 में, जो कि फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड हुआ था। हमने इसमें आर्टिकल 371A ला करके नागालैंड को भारत का हिस्सा बना लिया था। तो ये 13वें संविधान संशोधन से था। ये गोवा दमन दीव 12वें संविधान संशोधन से, और दादर नगर हवेली हमारे 10वें संविधान संशोधन से थे। और पांडिचेरी का जो फॉर्मेशन हुआ था हमारे 14वें संविधान संशोधन से हुआ था। ठीक है, जो कि 1962 में लाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखना। और फिर आता है अमेंडमेंट नंबर 25वां अमेंडमेंट, जो कि 1971 में आया था। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया था इस समय, इस संविधान संशोधन से, 25वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में आया था। फिर आया हमारा अगला संविधान संशोधन जो कि इम्पोर्टेंट है 1975 में। ठीक है, अमेंडमेंट नंबर 36वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, भारत में शामिल हो गया ये। फिर है हमारे पास 42वां संविधान संशोधन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि हुआ था 1976 में, 1976 में आया था 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहते हैं, तो वो 42वें अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। इसमें कुछ चीजें हुई थी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ठीक है, फिर हमारे सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, ये 3 वर्ड्स थे जो प्रीएम्बल में ऐड किए गए। ठीक है, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट सब। अब पावर कैन बी रिड्यूस फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का भी ये भी हो सकता है, इसका भी प्रोविजन किया गया था। और 1978 में हमारा अगला जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31, पहले ही आर्टिकल 31 के थ्रू फंडामेंटल राइट में था, तो इसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था और इसे आर्टिकल 300A में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब तब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ठीक है, ये चीज हुई थी। और दूसरी चीज ये हुई थी कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट, हमारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इमरजेंसी बुला सकता है। एक्चुअली इसमें राइट टू क्या बोलते हैं इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाए इसलिए है कि मान लीजिए कि कोई रोड बननी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी आ रही है, तो मेरा तो फंडामेंटल राइट है, अगर हम दें ही ना तो फिर रोड ही नहीं बनेगी। ऐसे ही किसी और की आ रही है, किसी और का जमीन आ रहा है और किसी और की कुछ प्रॉपर्टी आई, तो इस तरह से काफी दिक्कत है। इसलिए
और काफी और कारण थे जिसकी वजह से इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 300A में इसको शामिल कर दिया गया। तो ये था, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। अमेंडमेंट 44। फिर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए, यूटीज में केवल 3 ऐसी यूटीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। पहले है पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये 3 ही है ऐसे यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ पे केवल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इस यूटी में, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माहे पांडिचेरी में ही आती है। 2-3 आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी में SC/ST का नेशनल हाँ यहाँ देखते ना पहले, ठीक। अमेंडमेंट नंबर है 65, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 1990 में आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिसमें 338, 338, ठीक है, ये ओबीसी के लिए है। ठीक है, 338। फिर 338A में SC के लिए है, शेड्यूल कास्ट, और 338B में है ST के लिए, बताया गया इनके बारे में कि कौन है। फिर है अमेंडमेंट नंबर आपका 69, 1991 में आया था ये, जिसमें दिल्ली यूटी को, जो दिल्ली हमारी यूटी थी, यूनियन टेरिटरी, इसको एक और स्टेटस दे दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि NCR। ठीक है, NCR का और स्टेटस दे दिया गया, तब जाके ये दिल्ली NCR हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन का। ये हुआ था 69th अमेंडमेंट के थ्रू 1991 में, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अमेंडमेंट नंबर हुआ था 71, अमेंडमेंट नंबर संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी 18 से 21 होके 18 से 21 मतलब 18 हो गए थे। ठीक है, सॉरी, अभी खैर जो है 22 भाषाएं हैं हमारी ऑफिशियल, लेकिन इस समय जो थी 19 मतलब हमारे 71वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, उस समय 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, इन 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, जिससे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय हो गई थी 18। ठीक है, अभी फिलहाल की बात करें तो 22 लैंग्वेजेस हैं, बाद में कुछ और लैंग्वेज इंक्रीज हुई। और फिर हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की, जो कि 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। पंचायती राज सिस्टम एक्चुअली बहुत पहले से था, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मतलब था इसमें। ठीक है, तो इसे 3 लेवल आर्किटेक्चर करके इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इसमें 3 लेवल आर्किटेक्चर में क्या आता है, पहले विलेज लेवल पे आता है, फिर ब्लॉक लेवल पे आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। ठीक है, विलेज लेवल पे आपका पंचायती राज आ जाता है, ठीक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पंचायत समिति आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत समिति होती है, और जिला लेवल पे आपका होता है जिला परिषद। ठीक है, ये 3 टीयर में इसे विभाजित करके और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक सिस्टमेटिक तरीके से करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ये भी पूछा जाता है 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, उसके तहत ऐसा किया गया। फिर 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था, इसमें क्या प्रोविजन हुए कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन लागू किया गया, जो कि आपका 86th अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन से ये इंश्योर किया गया। ठीक है, 2002 में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल संविधान संशोधन है ये भी। फिर इंपॉर्टेंट आता है आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1989 में हुआ था ये संविधान संशोधन 61वां, जिसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा विधानसभा में जो हम वोटिंग करते हैं, उसका जो एज था 21 से 18 कर दिया गया था। ठीक है, 21 से 18 साल नीचे कर दिया गया था एज। ये आपका आया था 61वें संविधान संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर 92वां संविधान संशोधन आया था, जो कि 2003 में आया था। कुछ लैंग्वेजेस को जोड़े गए ऑफिशियल में, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली, इन लैंग्वेजेस को जोड़ा गया और फिर इंक्रीज हो गया 21 तक, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हमारी। और फिर 97वां संविधान संशोधन आया था 2011 में, तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम इसके माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि कुछ सोसाइटीज होती हैं जो अपना क्या बोलते हैं, वो डेवलपमेंट करने के लिए कोई एक वॉलंटियर या फिर ऐसे कुछ आ जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, NGO टाइप का कुछ होता है,
जिसमें हमारा एक वॉलंटियर आता है जो कि सारी चीजें करते हैं थोड़ा सा वेलफेयर के लिए हमारी सोसाइटीज को, तो उसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये हमारा जो हम राइट हो गया हमारा, ये 97th अमेंडमेंट इन 2011 में हुआ था, उसके तहत ये संविधान संशोधन हो गया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। और ये क्या हुआ था, फंडामेंटल जो राइट थे हमारे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐसा दर्जा मिला था कि आप इसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो अंडर आर्टिकल 19 राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच के। और फिर दूसरा क्या हुआ था, इसमें न्यू डीपीएसपी ऐड किया गया था आर्टिकल 43B में, जिसके तहत ये प्रावधान था कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोशन करेंगे। ठीक है, प्रमोशन किया सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से ऐड किया गया था। और फिर आपका है 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, हुआ था इंडिया और बांग्लादेश में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1974 में। ठीक है, 1974 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री का एग्रीमेंट हुआ था। और फिर कुछ और स्पेशल प्रोविजंस हुए थे असम, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, असम, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हुए थे। ये है आपका 100वां संविधान संशोधन के थ्रू 2015 में हुआ था। तो लैंड बाउंड्री लैंड बाउंड्री का एग्रीमेंट कैसे हुआ था इंडिया बांग्लादेश में, ये हुआ था 100वें संविधान संशोधन से। स्पेशल प्रोविजन असम, बांग्लादेश के भी 100वें, ये 2015 से। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। और फिर लास्ट में कुछ आता है 101वां यानी कि 101 2016 में ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स थी हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, आया था हमारे संविधान में। फिर आया था 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था। इसको क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो कि आर्टिकल 338A(b) के अंदर आता है। ठीक है, फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसके तहत 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल में आते हैं, फिर भी जनरल कास्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी उनका इकोनॉमिकली वीकर रहते हैं, तो उनके लिए ये 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया 2019 में 130वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 104वां चौथा संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ था, जिसमें लोकसभा की 2 सीटें और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की 1 सीटें। हमारे सबसे पहले जो सारे जो लोकसभा विधानसभा में टोटल 3 सीटें हमारी एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहती थी। ठीक है, 3 सीटें रिजर्व रहती थी, जो कि यहाँ पे हटा दिया गया। लोकसभा में 2 सीटें जो थी प्रेसिडेंट चुनाव करता था और 1 सीट जो गवर्नर, तो इन 2 सीटों को हटा दिया गया, जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया, और ये सीट जो थी SC और ST को दे दी गई ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ये सीटें दे दी गई, और जिनका नामांकन प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं, किसी को भी एक को चूज करके वहां पे देते आते हैं जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। इस टाइप से उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे नामांकन किया जाता है उनका, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी ऐसे एज ए नामांकन कर दिया गया था, तो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उनको ही नामांकन कर दिया जाता है। तो ये एंग्लो इंडियन से हटा करके ये सीट SC ST को दे दी गई उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी संविधान संशोधन थे। काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, इसे आप जरूर एक बार नोट करिए और इसे रिवाइज करते रहिए, ये आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो भी सीरीज आई है इसकी स्टैटिक जीके जीएस की होल सीरीज हमारी आई है, आप इसे प्लीज इसे एक बार चेकआउट करें। आपका कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, अगर वनडे एग्जाम है तो जरूर हेल्प करेगी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।